कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पर्यावरण में जो हम लोग सम्मेलन का श्रृंखला एक पर चालू किए थे, उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग मानव पर्यावरण सम्मेलन और साथ ही साथ सतत विकास पर सम्मेलन को पढ़ा था। इसके जस्ट पहले वीडियो में देखें तो जैव विविधता पर जो सम्मेलन हुए हैं और वेटलैंड्स अर्थात आर्द्र भूमि पर जो सम्मेलन हुए हैं उसके बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा वह ओजोन परत के संरक्षण पर जो सम्मेलन हुए हैं उन पर आधारित रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं ओजोन परत पर हुए सम्मेलनों के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें जो आपको शायद पता भी होंगी और कुछ ऐसे फैक्ट्स भी यहाँ पर मिलेंगे जो शायद आपको नहीं भी पता होंगी, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं सबसे पहले आपको ओजोन परत के बारे में बताता हूँ, फिर उसके बाद उसमें क्या हानि है देखेंगे और फिर तब जाकर हम लोग इसमें सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे, ताकि यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो उस बेस से यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले आप इतना तो जानते ही होंगे कि जो हमारी पृथ्वी की सतह है वहां से ऊपर जाते जाएंगे तो जो वायुमंडल है वह अलग अलग भागों में डिवाइड है। अर्थात वायुमंडल के सबसे ऊपर में देखें तो अगर पृथ्वी सतह से ऊपर जाते जाएं तो सबसे पहले आएगा क्षोभ मंडल, फिर आता है समताप मंडल, फिर आता है मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद आता है आयन मंडल और फिर ऊपर में आएगा बहिर्मंडल। बहिर्मंडल अर्थात अगर मैं इसे एक रेफरेंस मान लूं अर्थ सरफेस का, अगर इसे अर्थ सरफेस का एक रेफरेंस माना जाए और यहाँ से जब ऊपर जाते जाएंगे तो अर्थ सरफेस से अगर हम लोग ऊपर जाएंगे तो यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल को कहा जाता है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, ठीक है, ट्रोपोस्फियर 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक। फिर उसके ऊपर जाएंगे तो 10 से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह कहलाता है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर और फिर 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह कहलाता है मीजोस्फियर और फिर 80 से ऊपर जाएंगे तो यह कहलाता है थर्मोस्फियर। ठीक है, यह लगभग 690 किलोमीटर के आसपास होता है, आप अप्रोक्सीमेट में याद करते चलिएगा। और फिर इसके ऊपर वाला पार्ट एक्सोस्फीयर कहलाता है। ठीक है, एक्सोस्फीयर लगभग यह 10,000 किलोमीटर तक रहता है। हमको यहाँ बस ओजोन से काम है और ओजोन पाया जाता है, इसका जो लगभग 90% पार्ट है ओजोन लेयर का यह समताप मंडल में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओजोन लेयर किस मंडल में पाई जाती है। तो ओजोन लेयर पाई जाती है समताप मंडल में, और समताप मंडल में इसका लगभग 90% भाग पाया जाता है, 10% भाग इसका क्षोभ मंडल में पाया जाता है। लेकिन जो मुख्य रूप से हम लोग जिसको कॉन्सेंट्रेशन ओजोन कहते हैं या जो मुख्य ओजोन है कहा जाए तो वह 90% वाला भाग समताप मंडल में ही पाया जाता है, क्योंकि यहाँ का जो 10% भाग है वह हमारे लिए एक प्रकार से कहें प्रॉफिटेबल नहीं है। यह ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ा सकता है, साथ ही साथ इससे कई तरह की परेशानियां भी हो सकती है मानव जीवन में। ठीक है, तो ये जो हमारा 90% भाग है जो पाया जाता है समताप मंडल में, इसे ही कहा जाता है ओजोन, और यह एक परत के रूप में रहती है। ठीक है, और यह ओजोन परत का कार्य क्या है। ठीक है, तो ओजोन परत आप लोगों ने जाना कि ओजोन जो परत है वह समताप मंडल में कुछ ऊंचाई में, यानी ये जो 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई है इसके बीच में लगभग 20 किलोमीटर के आसपास की ऊंचाई में पाई जाती है और यह एक मोटी परत होती है। तो ओजोन परत का जो मुख्य कार्य है यह सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेस है, और अल्ट्रावायलेट रेस भी 3 प्रकार की होंगी। ठीक है, यहाँ बस एक नया चीज हो सकता है आपको जानने को मिले कि यह अल्ट्रावायलेट रेस में जो बी टाइप की अल्ट्रावायलेट रेस होती है उसको पृथ्वी तक आने से रोकता है, और यही जो बी टाइप की अल्ट्रावायलेट रेस है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट बी, यही हानिकारक होती है मानव जीवन के लिए। देखिए 3 प्रकार की अल्ट्रावायलेट रेस होती है, एक होता है अल्ट्रावायलेट ए, एक होता है अल्ट्रावायलेट बी और एक होता है अल्ट्रावायलेट सी। तो जो अल्ट्रावायलेट ए है, यूवीए कहा जाए जिसको, तो यह जो यूवीए है यह पृथ्वी तक पहुंचती है और विटामिन डी के निर्माण में, मानव शरीर में या जीवों में विटामिन डी के निर्माण में सहायक होती है। जो अल्ट्रावायलेट ए, यानी एक प्रकार से कहा जाता है यह एक प्रकार से गुड है, ठीक है, अच्छे प्रकार का है। ठीक है, जो अल्ट्रावायलेट रे है यह हमारी पृथ्वी तक पहुंचती भी है और यह एक अच्छे प्रकार का अल्ट्रावायलेट है।
जबकि अल्ट्रावायलेट सी की बात करें तो यह अल्ट्रावायलेट सी पृथ्वी तक नहीं पहुंचती, बल्कि यह ऊपर में ही रहती है। पृथ्वी तक, यहाँ तक इसका किरण नहीं पहुंच पाती, यानी यह पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, ठीक है। और यह बहुत ही घातक भी होती है अगर यह पहुंच गई, ठीक है। अगर यह पहुंच गई अल्ट्रावायलेट सी, तो यह मानव शरीर को सीधा मतलब मानव इससे सीधा खत्म भी हो सकता है। तो यह पहुंचती नहीं है, अल्ट्रावायलेट जो सी है वह पृथ्वी पर पहुंचती नहीं है। लेकिन इसका एक बेनिफिट है कि ये जो अल्ट्रावायलेट सी है यही ओजोन के निर्माण में सहायक होती है। ओजोन को मैं यहाँ O3 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ओजोन के निर्माण में सहायक होती है। यानी जब ऑक्सीजन के एटम्स जुड़ते हैं तो उसमें अल्ट्रावायलेट सी टाइप की किरण इसको संयोजन का कार्य करती है ओजोन के निर्माण में, ठीक है। तो ओजोन बनाने के लिए यहाँ एक क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है कि ओजोन बनाने के लिए कौन सी टाइप की अल्ट्रावायलेट किरण यूज होती है, या कौन सी टाइप की अल्ट्रावायलेट किरण से ओजोन का निर्माण होता है। तो ये सी टाइप से होता है। अब जो हम लोग बात कर रहे हैं ओजोन बी, यह हानिकारक होती है, यह हानिकारक होती है, ठीक है। यह हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेस होती है और यह पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती तब तक जब तक ओजोन परत हमारे पास है, ठीक है। जब तक ये ओजोन परत हमारे पास है तब तक यह अल्ट्रावायलेट बी किरण जो है वह पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि ओजोन परत जो मुख्य रूप से रोकता है, तो यह सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट बी किरण को हमारे पास तक पहुंचने से रोकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अगर यह ओजोन में, अगर ओजोन परत हमारी पतली हो जाती है तब यह जो अल्ट्रावायलेट बी प्रकार की किरण पहुंचने लगेगी और फिर कई प्रकार की बीमारियां जैसे त्वचा कैंसर इत्यादि ये होने लगेगी, ठीक है। तो मुख्य रूप से ओजोन परत का कार्य हम लोगों ने क्या देखा कि यह अल्ट्रावायलेट बी टाइप की किरण को आने से रोकती है, जबकि अल्ट्रावायलेट ए अच्छी प्रकार की किरण है, यह विटामिन डी के निर्माण में सहायक होती है। अल्ट्रावायलेट जो सी है वह घातक होती है, घातक अर्थात बहुत ही ज्यादा, यह कह सकते हैं हानिकारक से भी बहुत ज्यादा है कि इससे डायरेक्ट डेथ भी हो सकती है। तो यह नहीं पहुंचती, बल्कि यह ओजोन के निर्माण में सहायक होती है। अब हम लोग देखें, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा ओजोन छिद्र के बारे में, ओजोन छिद्र। इसके बारे में अगर थोड़ा सा देखें तो जो ओजोन छिद्र है, ओजोन अगर छिद्र की बात करें, एक टर्म है ओजोन छिद्र, ओजोन छिद्र, ठीक है। ओजोन छिद्र से यहाँ तात्पर्य कोई छिद्र नहीं होता, यानी ओजोन में कोई होल नहीं होता है। यह ओजोन छिद्र क्या है, तो यह ओजोन परत का, ओजोन परत जो समताप मंडल में पाई जा रही है, ओजोन परत का पतला होना, पतला होना, यह कहलाता है ओजोन छिद्र। अभी तक आप लोगों ने ओजोन छिद्र को यह समझा होगा कि यहाँ बस कोई होल होता होगा, लेकिन ओजोन छिद्र कोई होल नहीं होता, बल्कि ओजोन परत का पतला होना है, ठीक है। और ओजोन परत को मापा कैसे जाता है, यह अलग अलग स्थान पर अलग अलग मोटाई की होती है और अलग अलग ऋतुओं के आधार पर भी कह सकते हैं। तो जो ओजोन परत है उसको मापने की यूनिट होती है, यूनिट डॉप्सन, डॉप्सन यूनिट, ठीक है। इसके लिए जो यूनिट की जाती है, इसका जो मापन किया जाता है वह किया जाता है डॉप्सन यूनिट से, ठीक है। और एक डॉप्सन यूनिट इक्वल टू होता है, एक अगर डॉप्सन यूनिट इक्वल टू देखा जाए, एक डॉप्सन यूनिट, तो यह बराबर होता है 0.01 mm मोटाई के, ठीक है। 0.01 mm मोटाई के बराबर होता है यह डॉप्सन यूनिट। लेकिन यह जो डॉप्सन यूनिट 0.01 mm है, यह 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होता है, ठीक है, यह याद रखिएगा। अब ओजोन परत को हम कब पतला कहेंगे, कब यह कहेंगे कि ओजोन में छिद्र हुआ है, तो जब यही जो इसकी मोटाई है यह लगभग 220 डॉप्सन यूनिट से कम हो जाती है। इससे अगर कम होगी, याद रखिएगा कब कहेंगे, जब 220 डॉप्सन यूनिट से अगर इसकी मोटाई कम हो जाती है तभी इसे कहा जाता है ओजोन छिद्र या ओजोन का पतला होना, ठीक है। अभी वर्तमान में देखें तो ओजोन के जो क्षरण के मुख्य कारक हैं, ओजोन के क्षरण के या पतला होने के जो मुख्य कारक हैं वह हमारे जो रेफ्रिजरेटर्स में यूज होने वाली गैसें हैं, जैसे CFC, HCFC इत्यादि इसके मुख्य कारक हैं, ठीक है। अगर मेनली देखा जाए तो यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही मुख्य रूप से इसका कारक है,
जो ओजोन परत का छिद्र होना है, क्योंकि यह ऊपर जाता है और यह क्लोरीन में विभक्त होकर फिर वहां से क्रिया करके इसकी एक केमिकल रिएक्शन होती है और फिर वह ओजोन परत से ओजोन को ऑक्सीजन जो O3 होता है, O3 को फिर ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा इसको, तो यह फिर एक नॉर्मल ऑक्सीजन ही बन जाएगा। यह अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकने में प्रभावशील नहीं रहेगा। तो ओजोन परत के जो मुख्य कारण है हानिकारक जो ओजोन के लिए है वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अब इन्हीं को रोकने के लिए ही, ठीक है, इन्हीं को रोकने के लिए देखिए क्या हुआ था, यह हमारे रेफ्रिजरेटरों में यूज होता है बहुत रेफ्रिजरेटरों में। तो 1985 में क्या हुआ, 1985 में हमारे साइंटिस्टों ने देखा कि जो हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप है वहां बस ओजोन परत की जो मोटाई है वह कम हो चुकी है, अर्थात ओजोन परत में उन्होंने छिद्र देखा, ठीक है। तो 1985 में ही अब हमें यह आवश्यकता महसूस होने लगी, क्योंकि हम इससे विभिन्न प्रकार के बीमारियां जो हो सकती हैं, तो इसीलिए हमको आवश्यकता हुई कि अब हमें ओजोन परत के संरक्षण के लिए भी एक प्रयास करना चाहिए। तब इसी के संबंध में ओजोन परत पर विभिन्न सम्मेलन हुए ताकि ओजोन परत के संरक्षण को कम संरक्षण उसको किया जा सके और जो हानिकारक गैसें हैं इस प्रकार की क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, इस प्रकार की जो केमिकल गैसेस हैं इनको इनके यूज को हम कम कर सकें। तो इसलिए फिर ये सम्मेलन आयोजित हुए। तो अब हम इसमें आगे सम्मेलन के बारे में देखते हैं। ओजोन परत पर अगर सम्मेलन की बात करें तो 2 ईयर आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ओजोन परत पर सम्मेलन के रिस्पेक्ट में। एक याद रखिएगा 1985 और दूसरा इसके जस्ट 2 साल का 1987, ठीक है। ये 2 ईयर याद रखिएगा। ओजोन परत पर संरक्षण के लिए जो सम्मेलन आयोजित हुए उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और 1985 का एक ईयर याद रखिएगा और एक ईयर याद रखिएगा 1987 का, ठीक है। तो 1985 और 1987 इन दोनों ईयर की बात करें तो 1985 में जैसे ही हमें पता लगा कि हमारे जो ओजोन है उसकी लेयर अब कम होती जा रही है, उसकी मोटाई कम होती जा रही है, यानी 220 डॉप्सन से कम होती जा रही है, तब हम लोगों ने एक सम्मेलन आयोजित किया जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, ठीक है। और वियना में सम्मेलन आयोजित किया, ठीक है। इसे वियना कन्वेंशन भी कहते हैं, वियना सम्मेलन या वियना कन्वेंशन आप कहें। तो यह आयोजित हुआ था 1985 में। अब यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि वियना सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, तो आपका आंसर रहेगा 1985। वियना सम्मेलन किससे आधारित था या किस पर आधारित था, तो वियना सम्मेलन याद रखेगा आधारित था ओजोन परत के संरक्षण पर, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसको मुख्य उद्देश्य था, अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित चर्चाएं हुई, ठीक है। यहाँ पर ओजोन परत से संरक्षण से संबंधित यहाँ पर चर्चाएं हुई, अर्थात क्या क्या वहाँ रीजन्स हो सकते हैं ओजोन परत के संरक्षण में, कौन कौन सी गैसें इसमें हानिकारक हो सकती हैं ओजोन परत के क्षरण के लिए, इस पर चर्चा हुई। साथ ही साथ हम उसके लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं वह जो इसकी बात हुई वियना सम्मेलन हुई। लेकिन मैंने पहले वीडियो में ही आपको बताया था कि एक प्रोटोकॉल होता है और एक होता है कन्वेंशन यानी सम्मेलन। तो जहां भी सम्मेलन होगा वहां केवल चर्चाएं होंगी, वहां बाध्य नहीं किया जाएगा किसी कंट्री को कि ओजोन परत के क्षरण के लिए जो हानिकारक गैसें हैं उनको कम कर दिया है। तो यहाँ पर बात तो ही कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर बाध्यकारी नहीं किया गया, ठीक है। और इसी के चलते फिर से एक सम्मेलन होगा 1987 में, और 1918 का जो सम्मेलन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। और यह जो सम्मेलन है यह कहलाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित था, तो आप याद रखिएगा डायरेक्ट, अभी हम लोग क्योंकि ओजोन के बारे में पढ़ रहे हैं तो यह तो ओजोन से संबंधित होगा, लेकिन आप एग्जाम में देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, सतत विकास पर, बायोडायवर्सिटी पर, इस प्रकार से अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन मॉन्ट्रियल से आप याद रखिएगा 1987 में हुआ था, और यह ओजोन परत के संरक्षण पर जो सम्मेलन आयोजित हो रहे थे उन पर आधारित था, ठीक है। अब यहाँ पर इस में जो मुख्य बातें हुई उसको हम लोग देखें
इसमें जो मुख्य बातें हुई, जो यहाँ बस गैसों को प्रतिबंधित नहीं किया गया था बाध्यकारी गैसों को प्रतिबंधित करने के लिए, अब यहाँ बस क्लोरोफ्लोरोकार्बन को प्रतिबंधित करना इसका मुख्य उद्देश्य हो गया। ठीक है, और इसमें भी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसको लक्ष्य रखा गया कि 2000 तक विकसित देश इसे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करेंगे, और 2010 तक जो विकासशील देश हैं उन पर पूर्ण रूप से इसको प्रतिबंध करने का लक्ष्य रखा गया, यानी इन्हें बाध्यकारी किया गया, क्योंकि विकसित देश ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार थे कि ओजोन परत के लिए जो हानिकारक गैसें हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जो उत्सर्जन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार थे विकसित देश, तो इन्हें 2000 तक यह टारगेट दिया गया कि हम पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर देंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, और 2010 तक विकासशील देशों को यह टारगेट दिया गया कि हम पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर देंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। लेकिन कुछ विकासशील देशों को यह जो छूट दी गई कि वह जो कहें कि जिन लोगों को यह जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हुआ था 1989 में, ठीक है, यह जो सम्मेलन तो आयोजित हुआ था 1987 में, लेकिन यह लागू हुआ था 1989 में। तो 1989 तक जब यह लागू हुआ तब तक जिन विकासशील देशों के, याद रखिएगा मैं इन देशों की बात कर रहा हूँ जिन विकासशील देश है, तो जो विकासशील देश थे और यह जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हुआ 1989 में, तो इस समय तक जिन देशों की प्रति व्यक्ति जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की उत्सर्जन क्षमता है, यानी जो ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन क्षमता है, वह अगर 0.3% से 0.3 पर केजी, सॉरी परसेंट नहीं, पर केजी से जो कम है, उन देशों को यहाँ पर छूट दे दी गई। तो कुछ विकासशील देशों को यहाँ पर छूट दे दी गई थी कि उन्हें 2010 तक अब नहीं करना था, लेकिन अधिकतर विकासशील देश इसमें शामिल थे। कुछ देशों को जिनको उत्सर्जन क्षमता इस 1989 में 0.3 केजी पर व्यक्ति उत्सर्जन इनकी कैपेसिटी थी, उनको यहाँ पर छूट दे दी गई। ठीक है, तो ये याद रखिएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। एक चीज और, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ही बाद में फिर संशोधन हुए, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद इस पर कई बैठकें हुई, जैसे लंदन में, कोपेनहेगन में, ठीक है, इस प्रकार से और बैठकें हुई। लेकिन मुख्य रूप से जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वह 1985 के वियना सम्मेलन से और 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से पूछे जाते हैं। तो इनमें जो मुख्य संशोधन हुआ उस संशोधन को याद रखेगा आप। ठीक है, इसमें जो मुख्य संशोधन हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में आगे चलकर 2010 के आसपास, तो इसमें जो संशोधन हुआ था कि यहाँ पर प्रतिबंधित किया गया था क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया था। अब यहाँ पर 2010 में जो संशोधन हुआ उसमें हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको भी प्रतिबंधित करने की बात की गई। ठीक है, इसको भी प्रतिबंधित करने की बात की गई। तो याद रखिएगा जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, यह जो दोनों गैसें हैं, ये दोनों ही गैसें ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार हैं, और इन दोनों को प्रतिबंधित करने के बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से ही आप याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का यह संशोधन ही है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ही इन दोनों गैसों के जो प्रतिबंधित करने की बात है वह रखी गई थी। लेकिन इसके बाद जैसे हम लोग अपन रेफ्रिजरेटर में देखें तो सबसे पहले यूज हुआ था अमोनिया गैस का यूज हुआ था, फिर उसके बाद आया क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को तो प्रतिबंधित कर दिया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, क्योंकि यह ओजोन परत से संबंधित था। ठीक है, और फिर उसके बाद आया हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इसको भी फिर बाद में संशोधन करके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में भी इसको भी प्रतिबंधित कर दिया गया। तो अब हम उसके बाद रेफ्रिजरेटर में क्या यूज करें, तो उसके बाद हम लोगों ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इसका यूज किया। तो यह ओजोन को तो नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, ओजोन को हाइड्रोफ्लोरोकार्बन नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, लेकिन जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है यह ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार थी। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार थी, अतः इसे हम लोग बाद में जब हम लोग जलवायु वाला जिसमें पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है यह याद रखेगा ओजोन के लिए जिम्मेदार नहीं थी। जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है यह ओजोन के लिए जिम्मेदार नहीं थी, लेकिन बाद में चूंकि यह ग्रीन हाउस गैस है यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी किगाली समझौता में जो 2016 में हुआ था, तो इस किगाली समझौता में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी प्रतिबंधित करने की बात की गई है, जिसको चरणबद्ध तरीके से 2045 तक
बंद करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अभी यह दूर है, 2045 तक इसको लक्ष्य रखा गया है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी। ठीक है, तो यह कुछ रेफ्रिजरेटर में यूज होने वाले हैं, लेकिन यहाँ तक जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, यहाँ तक जो है ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहे थे। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यह ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार था, यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार था, ग्रीन हाउस गैस थी, इसलिए इस पर भी प्रतिबंधित करने के लिए किगाली समझौता लाया गया। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें याद रखिएगा। अब इसके बाद कौन सा हमारे पास ऑप्शन बच जाता है, अगर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी हम लोग ब्लॉक कर देते हैं यानी प्रतिबंधित कर देते हैं, तब फिर एक आएगा हाइड्रोफ्लोरोओलेफिन, इस टाइप का कुछ नाम है इसका, हाइड्रोफ्लोरोओलेफिन। तो इस प्रकार के गैसों का यूज किया जाएगा। तो आप मेनली याद रखिएगा ओजोन परत में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसमें दो सम्मेलन के नाम याद रखिएगा, वियना सम्मेलन और एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ही क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किस सम्मेलन के बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था कब, 1987 में, लेकिन 1989 में यह लागू किया गया था 1989 में, और 1992 में इसे भारत ने अडॉप्ट किया था। इतनी सारी चीजें आप ओजोन परत पर जो सम्मेलन हुए हैं उसके बारे में याद रखिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे जलवायु पर हुए सम्मेलन के बारे में।